चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर जिसका नाम वैद्युत रसायन है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड विभव। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को विस्तार से मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एकदम विस्तार से समझेंगे, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये हमारी गारंटी है। ये आपको अभी तक जो है ना क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन का बहुत सारा टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। जाकर देखिएगा, एक ही वीडियो में मैंने वैद्युत रसायन का 70-80% पॉइंट क्लियर करवा दिया था। अब ये वैद्युत इलेक्ट्रोड विभव बचा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बचा है, तो सब हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। देखो, वो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होगी उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कैसे? एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर समझिए जरा सा। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है और आपको पता है इलेक्ट्रोड यानी धातु की छड़ इसमें वही डाली जाती है जिसका विलयन होता है। अच्छा, मान लो कि इसमें जो विलयन है वो ZnSO4 का है। इसका मतलब है कि इसमें जो छड़ डाली जाएंगी वो किसका डाली जाएंगी? Zn के डाली जाएंगी, क्योंकि जिसका विलयन डाला जाता है उसी का छड़ उसमें डाली जाती है। ठीक है ना? जिसका विलयन डाला जाएगा, लवणीय विलयन जिसका डाला जाएगा उसी का छड़ डाली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि ZnSO4 का यदि विलयन है तो इसमें जो छड़ होगा वो Zn का हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई और विलयन लेकर चलते हैं, इसमें जो विलयन इस पात्र में वो मान लो CuSO4 का लेकर चल दिए, इसका मतलब इसमें जो छड़ डालेंगे वो किसका डालेंगे? Cu का डालेंगे। तो छड़, ये छड़ ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी जब किसी विलयन में हम लोग क्या करते हैं, कोई छड़ डालते हैं तो उसी छड़ का लवणीय विलयन उसमें डाली जाती है, और यही छड़ क्या कहलाता है? सिर्फ इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये वाला धातु वाला छड़ क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है ना? देखो, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। अब देखो, जिंक की यदि बात करते हैं तो जो जिंक होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। देखो, जिंक है, ये क्या क्या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन जो कॉपर होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जबकि कॉपर जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। देखो, यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब जाकर कॉपर बन रही है। देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो कहलाएगा ऋणात्मक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके क्रियाएं होंगी इलेक्ट्रोड विभव में, आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझो इलेक्ट्रोड होती क्या है। मैंने बता दिया ना कि धातु में जिस विलयन को डाली जाती है उसी विलयन का छड़ उसमें डाली जाती है, और वही छड़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। देखो यहाँ पर ये विलयन ZnSO4 का दिख रहा है ना, इसमें ZnSO4 का तो Zn का छड़ डाला गया, ये छड़ इलेक्ट्रोड कहलाएगा। यहाँ देखो, ये जो विलयन है ये CuSO4 का है विलयन, CuSO4 का ये विलयन है। अब CuSO4 का विलयन है तो इसमें जो छड़ डाला गया वो किसका है? Cu का है। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आनी, ये तो पहले इलेक्ट्रोड समझ गए कि जिस धातु का छड़ डालेंगे वही धातु इलेक्ट्रोड कहलाती है। यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड, यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया है। अब यहाँ से समझिए आपकी इलेक्ट्रोड विभव होती क्या है। पहले ये समझो कि यहाँ ये जिंक का जो विलयन डाला गया इसमें जिंक का छड़ डाली गई है। अब यहाँ पर क्रियाएं क्या होती है? यहाँ जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी देने का काम करता है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु, जो जिंक के परमाणु होते हैं ना, ये जिंक के परमाणु आयनों में विघटित हो जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं आते। हालांकि देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि जिंक के जो परमाणु होते हैं वो आयन में विघटित हो जाते हैं, यानी इसके अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर? विलयन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना? जिंक के जो परमाणु होंगे, जिंक Zn के जो परमाणु होते हैं वो विघटित या आयनित हो जाते हैं। किस में? विलयन में चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाता है। अब बताए थे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब बताइए, ये इलेक्ट्रोड है, इस पर कौन सा, इस पर ये क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। तो ये क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बल्कि ये अपने परमाणु को लेकर विलयन में विघटित कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन तो इसी पर रह गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है कि नहीं है? अब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा होने के कारण से ये ऋण आवेशित हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है धन आवेशित, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाती है ऋण आवेशित। तो यहाँ पर Zn इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है बल्कि अपने परमाणुओं को आयनित कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही रह जाता है, जिसके कारण से जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है ना? देखो, यहाँ पर जो Zn का छड़ है इस पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन विलयन जो है ना वो धन आवेशित हो जाता है, ऑपोजिट चलता है। अगर इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो विलयन में प्लस मतलब धन आवेश उत्पन्न होगा। अगर विलयन में धन आवेश उत्पन्न हो रही है तो इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश, अगर विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न हो रही है तो इलेक्ट्रोड पर धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना?
अब यहाँ से आपको समझने वाली बात क्या आ रही है, इतना तो आपने समझ लिया कि जिंक जो होता है ना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता, बल्कि अपने परमाणु को आयनित कर देता है, विघटित कर देता है विलयन में, जिसके कारण से जिंक क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। फिर से समझो बाबू, ये बहुत अहम बात है, ये इलेक्ट्रॉन विभव के लिए बहुत अहम बात है, नहीं समझेगा दिक्कत हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन विभव, जिंक का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिंक का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने आयन को विलयन में नहीं दे पाता, बल्कि परमाणु को आयन में डाल दे, मतलब परमाणु को आयनित कर देता है, विलयन में डाल देता है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। यानी इलेक्ट्रॉन नहीं देने की वजह से जिंक क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाती है। लेकिन ये जो विलयन होता है वो धनात्मक हो जाती है, क्योंकि उसमें परमाणु जाकर घुल चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में थोड़ा सा हटके क्रिया होगा। अब वो कौन सा क्रिया होगा समझो, यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, देखो कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम होता है। यहाँ पर आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने परमाणुओं को विघटित कर देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके क्रिया होता है। यहाँ पर विलयन में जो Cu2 होता है ना, विलयन में Cu2, ये इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब जाकर ये कॉपर बनाता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसका मतलब आप समझिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है, कॉपर का जो छड़ है ना ये इलेक्ट्रॉन दे रही है। और इलेक्ट्रॉन देने वाला हमेशा धनात्मक होता है। सोचिए कौन इंसान देता है, जो धनी मनी होगा तो देना। तो यहाँ पर जो विलयन होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो विलयन होता है Cu2 का विलयन होता है, ठीक है ना, CuSO4 का विलयन होता है। तो उसमें ब्रेक करेंगे तो कॉपर का Cu2 कण होता है, ठीक है ना। ये Cu2 क्या करेगा, कॉपर की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन ये बेचारा दे देता है, जिसके कारण से कॉपर क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। लेकिन जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि परमाणु को आयनित करता है। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन इस विलयन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब विलयन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो गई है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, जिसके कारण से विलयन ऋण आवेशित हो गया, लेकिन कॉपर धन आवेशित हो गया। देखो वो मोटा मोटी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं ना कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणात्मक। यहाँ जिंक ने क्या किया, अपने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बल्कि परमाणु को आयनित कर दिया। इलेक्ट्रॉन नहीं देने की वजह से जिंक पर अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके कारण से हम बोले कि जिंक ऋण आवेशित हो गया। लेकिन विलयन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण से विलयन धनावेशित हो गया, ठीक है ना। लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन में थोड़ा सा अपोजिट हुआ। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब Cu2 प्लस क्या करता है, कॉपर की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कॉपर की छड़ इलेक्ट्रॉन देने के काम कर रहे हैं, जिसके कारण से कॉपर धन आवेशित। लेकिन विलयन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रही है, जिसके कारण से विलयन ऋण आवेशित हो जाती है। ये ध्यान दीजिए। अब भैया आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव, तो हम ये धनात्मक ऋणात्मक क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन देखो। देखो बुआ है इलेक्ट्रोड, ध्यान दो, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहता है, नॉर्मली बात आप बोलेगा कि इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या सिंपली आपने जो बातें इसमें करी है वही लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या कि जब किसी विलयन में धातु की छड़ डाली जाती है, क्या करते हैं, जब किसी विलयन में धातु की छड़ डाली जाती है तो वहां पर धन आवेशित और ऋण आवेशित, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी ये छड़ और विलयन में जो आवेश उत्पन्न हुआ है, इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, क्योंकि विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में लाते हैं, यानी हमेशा विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में कार्य करता है। तो एक विलयन हो गया, एक छड़ हो गया, इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये आपको पता होगा कि 2 विभव के अंतर को भी हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, नॉर्मली बात है कि जब धातु की छड़ को विलयन में डालते हैं, तो देखो धातु की छड़ को विलयन में डालते हैं तो धातु पर या तो धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और विलयन में भी या तो धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो ये धातु के छड़ और विलयन के बीच जो आवेश उत्पन्न होता है, भले सॉरी जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसकी क्रिया आपको मैंने समझाया है कि जेडन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, जिंक में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होता है, लेकिन जिंक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, बल्कि परमाणु को विघटित करता है, आयनित करता है, जिसके कारण से जिंक की जो छड़ होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है और विलयन धनात्मक हो जाती है। सेम प्रोसेस यही है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट में यहाँ पर जो कॉपर का छड़ होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन विलयन को देता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन विलयन को देकर वो क्या करता है, धनावेशित हो जाता है। कॉपर की छड़ क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो यही क्रिया होती है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेले क्रिया नहीं करता है,
उसके लिए एक और इलेक्ट्रोड की वहां पर इलेक्ट्रोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखो वो इसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करी जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। अभी आपने इलेक्ट्रोड विभव समझ लिया ना, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तो बोल सकते हैं कि धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन कर भी सकता है तो करेगा कि पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव में जब धातु की छड़ डाली जाती है, जिंक की छड़ डाली जाती है, तो जिंक क्या होता है, तो ऋण अवस्थित होता है, विलयन क्या होता है, धन अवस्थित होता है। क्यों? क्योंकि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, परमाणु को आयनित कर देता है, जिसके कारण से ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन दे पाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, तो धातु की छड़ मतलब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ अकेले इलेक्ट्रोड कभी काम नहीं करता, जिसके कारण से यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड डाली जाती है, तो उसके लिए हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।